गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल का जो क्लास हुआ हम लोगों का, प्रीवियस क्लास को अगर एक बार हम लोग देखें तो हमने कल बताया था कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, ज्योग्राफी का पहला क्लास था। पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी वो किन कारणों से हुई थी। ब्रह्मांड से संबंधित जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन सभी टॉपिकों को, एमसीक्यू को हम लोगों ने देखा था। और फिर आज का जो टॉपिक है वह रिलेटेड है सौरमंडल से संबंधित है। सौरमंडल, जिन लोगों ने कल का क्लास नहीं किया है वे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और चैनल पर जाकर के ज्योग्राफी के जो प्लेलिस्ट है, इस ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में कल का क्लास होगा, आप वहां से उसको कर सकते हैं। या जो बच्चे एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं उनके एप्लीकेशन पर डायरेक्ट इसका लिंक है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। आज का जो क्लास है यह सौरमंडल से संबंधित है। हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो टू द पॉइंट कर रहे हैं। टारगेट है हमारा, और इस टारगेट में हम लोग को एक शॉर्ट टाइम पीरियड में हम लोगों को पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो हम लोग उन्हीं क्षेत्रों को कवर करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रयास करेंगे कि डेप्थ जा करके गहराई से गहराई में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग कर पाए, ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये सौरमंडल। चलिए हम लोग सीधे सौरमंडल को देखते हैं। सौरमंडल में हमने कल बताया था, कल के क्लास में, कि सौरमंडल का जो स्थिति है उसमें केंद्र में हमारा सूर्य है, और इसके चारों ओर पृथ्वी तथा उसके जो अन्य ग्रह हैं वह इसके चारों ओर चक्र लगा रहे हैं। ये कंडीशन है हमारे सौरमंडल का। सौरमंडल में जो सूर्य है या बीच में है, और बाकी सारा जो ग्रह है, जो नक्षत्र हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं, वो सारे के सारे इस तरह से वे चक्र लगा रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए, आपको स्पष्ट होगा कि हमारा जो सौरमंडल है वह किस प्रकार से इस पूरा ब्रह्मांड में स्थित है। हमारा जो ब्रह्मांड है वह काफी विस्तृत है। इस ब्रह्मांड का अगर हम बात करें तो इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि कितना इसका रेडियस है, कितना बड़ा यह क्षेत्र है। यह पूरे ब्रह्मांड में जो करोड़ों गैलेक्सियां हैं, इन करोड़ों गैलेक्सियों में से हमारा एक गैलेक्सी जो दुग्ध मेखला है, उस दुग्ध मेखला के एक तारा, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह मौजूद हैं उस ग्रहों में एक हमारा ग्रह पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के एक हिस्से में हम लोग उपस्थित हैं। हमारी जो स्थिति है इस पूरे सौरमंडल में एक शून्य के समान है, एक डस्ट के समान है। और जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग खास करके उसी क्षेत्र पर हम लोग बात करेंगे एग्जैक्ट। ये वाला हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल में हम लोगों ने कल की जो क्लास में पढ़ा था उसमें सूर्य के बारे में कुछ चीजों को पढ़ लिया था। सूर्य हमारा ये सेंटर में स्थित है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और केंद्र में होने के कारण एक वैज्ञानिक थे कॉपरनिकस। अच्छा, इस पृथ्वी और सूर्य से संबंधित कई तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। आपने सुना होगा एक जियोसेंट्रिक थ्योरी है। जियोसेंट्रिक थ्योरी ये कहता है कि, अच्छा, इसके जो प्रतिपादक थे ये टॉलमी थे। टॉलमी ने 140 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। टॉलमी ने बताया कि जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के केंद्र में हमारी पृथ्वी है, और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब के सब इसके चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन उनका बात आगे चल करके यह झूठ सिद्ध हुआ। जब कॉपरनिकस ने आए तो कॉपरनिकस ने बताया, इन्होंने एक अलग सिद्धांत दिया। कॉपरनिकस ने कहा कि जो सूर्य है यह केंद्र में स्थित है, और बाकी सारे जो ग्रह हैं ये सारे ग्रह इस सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। इस सिद्धांत को बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक।
हेलियोसेंट्रिक कहने का मतलब है कि सूर्य केंद्र में है और जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, ये सब के सब इसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें ये है कि पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत के अनुसार ये माना गया कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो यह जियोसेंट्रिक सिद्धांत है। किसने दिया था? टॉलमी ने दिया था। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि किसने बताया कि केंद्र में सूर्य है और चारों तरफ पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं वो घूम रहे हैं। तो यह हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है और इसको दिया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस के द्वारा ये सिद्धांत दिए गए। इस क्षेत्र से जो विशेषकर जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें खास करके हमने कल बताया था कि जितना ये सूर्य है, सूर्य में पृथ्वी से जो दूरी है, सूर्य का जो बनावट है, सूर्य का जो तापमान है, सूर्य के जो अन्य फीचर्स हैं, इस फीचर्स के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पिछला क्लास में आप इसको देख पाएंगे और पीछे क्लास में हम लोगों ने इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ था। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये अन्य ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि सूर्य के साथ साथ जो और सारे ग्रह हैं वो किस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो हमने एक डाटा हम ले रहे हैं, उसी डाटा पर आधारित ये सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। सौरमंडल में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो ये है कि मान लेते ये सूर्य है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस डाटा से बाहर के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आप निश्चिंत होकर के ये डाटा को 1 बाय 1 याद कर लेंगे। इसमें हम लोगों को जो जानना है वो ये जानना है कि जो ग्रह है उनका नाम क्या क्या है, दूसरा उनका स्थिति क्या क्या है। स्थिति मतलब वह किस स्थान पर मौजूद हैं, उनके स्थितियों के बारे में हमें समझना है, स्थिति। दूसरा कि उनका आकार क्या है, आकार के अनुसार उनका क्रम क्या है। नेक्स्ट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम लोग यहाँ पर थे, हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा सूर्य है और बाकी सारे जो तारे हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं, उनका क्या स्थिति है। हम लोगों ने बात किया था इस पर कि ये मान लीजिए सूर्य है। चलिए फिर से हम लोग एक बार इसको नोट डाउन करते हैं। ये हमारे सूर्य हैं, तो इनके क्रम के अनुसार ग्रहों का स्थिति, मतलब कौन कौन से ग्रह कैसे कैसे इनकी अवस्थिति है। दूसरा इनका स्थान, मतलब कि जो स्थिति है वो किस स्थान पर है।
तीसरा है इनका आकार क्या क्या है। इनमें दो तरह की गतियां मौजूद है, एक को बोलते हैं घूर्णन और दूसरे को बोलते हैं परिक्रमण। तो ये जो ग्रह है वह घूर्णन और परिक्रमण कितने देर में कर रहे हैं। फिर इनका जो उपग्रह है, उपग्रह कौन कौन से हैं या उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या, इनका जो निक नेम है, उपनाम, कुछ इनका उपनाम है, इसको देख लेंगे। तो स्थान को तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर नाम दे दिया, स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, 7 और 8। यह हमारा सौरमंडल का ग्रह है। सौरमंडल, सौरमंडल का जो निर्माण है, सूर्य तथा अन्य जो ग्रह हैं, इन ग्रहों को सामूहिक रूप से हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण इस ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही हुआ था और इस सौरमंडल में कुल पहले 9 ग्रह थे, अब इन ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। ग्रह का जो वास्तविक परिभाषा है वो ये है, ग्रह हम उसे कहेंगे, ग्रह को अगर समझिए तो ग्रह हम उसे कहेंगे जिसका एक अपना परिपथ हो। परिपथ कहने का मतलब है कि ये सूर्य है, इसके चारों ओर अगर ये घूम रहा है तब इसको हम बोलेंगे परिपथ। तो इसका एक अपना परिपथ हो, इस परिपथ को छोड़ करके कहीं नहीं जाए। दूसरा, यह गोलीय स्थिति, एक तो परिपथ, परि मतलब चारों तरफ और पथ मतलब रास्ता, परिपथ हो। दूसरा, इसमें गुरुत्वाकर्षण हो, गुरुत्वाकर्षण हो। तीसरा, यह गोलीय रूप धारण कर रहा हो, गोलीय स्वरूप हो। तब ऐसे जो पिंड हैं हम उसको ग्रह बोल सकते हैं। 2006 में प्राग में एक सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में यह प्रारूप तय किया गया था और इस प्रारूप में जो हमारा 9वां ग्रह था, 9वां ग्रह के रूप में प्लूटो को हम लोगों ने रखा था। इस प्लूटो ने इस जो शर्त थी, इस तरह का जो कंडीशन था, उसको फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए इसके इस कंडीशन को हम लोगों ने हटाते हुए ये जो प्लूटो है इसको हम लोगों ने ग्रहों के सूची से बाहर कर दिया। हमने कहा कि भाई ये ग्रह नहीं है, क्योंकि ये दूसरे के परिपथ को अतिक्रमण करता है, दूसरे के परिपथ में घुस जाता है। तो अगर वहां घुस जा रहा है तो वो ग्रह नहीं हो सकता है। तो पहले स्थान पर जो मौजूद है वो है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। 9वां हमारा ये प्लूटो था, प्लूटो को हम लोगों ने इस लिस्ट से बाहर कर दिया। आकार के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़ा हमारा ग्रह है वो है हमारा बृहस्पति। तो बृहस्पति को हम लोगों ने 1 नंबर पर रख लिया और इस 1 नंबर से आगे की ओर बढ़ते हुए जितने भी ग्रह हैं, ये दूसरे नंबर पर, अरुण तीसरे नंबर पर और वरुण चौथे नंबर पर आता है। तो सबसे जो बड़ा हमारा ग्रह है वो है बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, सबसे छोटा उससे छोटा वरुण। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो हमारा पृथ्वी है, ये 5वें नंबर पर है, ये 6ठा नंबर पर है और ये 7वें नंबर पर, और बुध हमारा 8वें नंबर पर। अगर घूर्णन को देखा जाए, घूर्णन और परिक्रमण समझिए, यदि कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूम रही है तब इसको हम घूर्णन बोलेंगे, और यदि वह चारों ओर घूम रही है, जैसे मान लीजिए कि यह हमारी पृथ्वी है और अपने एक्सिस पर ऐसे घूम रही है, तब इसको हम बोलेंगे घूर्णन। लेकिन ये सूर्य है और इसके चारों ओर ऐसे अगर घूर्णन कर रहा है तब इसको हम बोलेंगे
परिक्रमण गति। घूर्णन तथा परिक्रमण। घूर्णन हम तब बोलेंगे जब यह चारों ओर अपने अक्ष पर घूम रहा हो, और परिक्रमण बोलेंगे जब वह सूर्य के चारों ओर घूम रहा हो। तो किसी भी, ये जितने भी ग्रह हैं, इन ग्रहों में जो अपने अक्ष पर घूमने वाली जो गति है, यह गति घूर्णन गति, और सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाली गति है, इसको बोलेंगे परिक्रमण गति। तो जो बुध है, यह अपने अक्ष पर 58 दिनों में यह एक चक्र पूरा करता है। जो शुक्र है, इसको एक चक्र पूरा करने में जो कुल समय लगता है, ये लगता है 223 दिन। पृथ्वी को 24 घंटा, मंगल को लगभग 24 घंटा, बृहस्पति को यही 10 घंटा लगता है, 10 आवर मात्र। यही जो शनि है, इसको 17 घंटे लगते हैं। अरुण को यही दूरी तय करने में लगभग 10 घंटा, और इसको 9.9 घंटा, 9.9 आवर। अगर इसके परिक्रमण का बात करें हम लोग, तो बुध को अपने ये परिक्रमा करने में लगता है 88 डेज, और इसको लगता है 253 डेज। पृथ्वी को लगता है 365 डेज। मंगल को भी लगभग इतना ही लगता है, 365, है ना। फिर उसके बाद में, अच्छा ये 365 नहीं, मंगल को हमने इसको इरेजर लेते हैं, ये इसको 687 दिन लगते हैं। बृहस्पति को एक चक्र पूरा करने में लगता है 11.9 ईयर। वही शनि को लगता है 29.5 ईयर। अरुण को यह लगता है 11.11 ईयर अप्रोक्स। ये 11 ईयर लगते हैं इसको। और जो वरुण है, इसको पूरा करने में लगता है 17 ईयर। अगर हम उपग्रहों का बात करें, तो कुल उपग्रहों की जो संख्या है, वो बुध के पास 0 है, शुक्र के पास 0 है, पृथ्वी के पास 1 है, कौन है? चंद्रमा। मंगल के पास 2 है, मंगल के पास 2 है, तो हमने अलग अलग कर दिया। बृहस्पति के पास जो कुल ग्रहों की संख्या है, अब इसको 27 इसको लेते हैं। शनि के पास जो था वह 63 था। अरुण के पास, ये अलग अलग जो डेटा है, इससे प्रश्न आते नहीं है, लेकिन और एग्जैक्ट जो चीजें हैं, ये इन डेटा में परिवर्तन होते रहता है, तो आप इन डेटा को याद नहीं रखेंगे, वो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। उपनाम अगर देखें, जहां से प्रश्न आते हैं वो चीजें हमेशा मंगल का और शनि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बुध जो है, बुध का जो उपनाम है, यह सबसे तीव्र ग्रह कहलाता है, तीव्र ग्रह। फिर इसको हम बोलते हैं सबसे नजदीक का तारा। क्या बोलते हैं? नजदीक का तारा, नजदीक का तारा। शुक्र को थोड़ा सा यहाँ जगह का अभाव है। शुक्र को हम बोलते हैं सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, है ना। यह शाम के समय पश्चिम में और सुबह के समय पूर्व में दिखाई देता है। पृथ्वी को बोलते हैं हम नीला ग्रह।
मंगल को बोलते हैं लाल ग्रह, बृहस्पति को बोलते हैं पीला ग्रह, शनि को बोलते हैं काला ग्रह। उसके बाद में जो अरुण है इसको बोलते हैं हारा ग्रह, इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। इसके अलावा कुछ इस जो उपग्रह हैं इनके उपग्रहों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसको बोलते हैं ज्ञानीमीड। क्या बोलते हैं? ज्ञानीमीड। यह अभी तक के ज्ञात जितने भी उपग्रह हैं इन सभी उपग्रहों में यह बड़ा है। शनि के पास दो उपग्रह, जिसको एक टाइटन, बस टाइटन को आप याद रखेंगे, टाइटन शनि का उपग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसका ट्राइटॉन है, ट्राइटॉन है, और इसका टिटेनिया है। जो मंगल का है इसमें दो उपग्रहों को आप याद रखेंगे, एक का नाम है फोबोस और दूसरा का डिमोस, ये दो। और पृथ्वी का जो ग्रह है वो है चंद्रमा, इससे आप वाकिफ हैं। तो कुल मिलाकर के आपसे जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो डेटा है यही डेटा है, और इस डेटा के बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है आज तक, और जो भी पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से इस डेटा को याद कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे अगला जो हमारा टॉपिक है, हम लोग सीधे सीधे अब पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी को एक नजर हम लोग इस पर डालते हैं, पृथ्वी पर हमारी पृथ्वी है कैसी, ना। जो पृथ्वी है उसका ये स्थिति है। अगर ऑल ओवर पूरे पृथ्वी को हम लोग देखें तो ये हमारी पृथ्वी है। ये काफी हम लोगों ने इसको जूम किया हुआ था, भी ये हमारी पृथ्वी है। अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर ये मूव कर रही है। ये हमारी पृथ्वी का जो स्थिति है वो इस प्रकार से, ये पृथ्वी का वह हिस्सा है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा है। फिर आप इसको देखिए, यहाँ हमारा भारत है, और इसके साथ ही इसमें दो स्थितियां हैं। इस प्रॉपर स्थितियों को अगर हम लोग समझें तो यहां से देखिए, ये पृथ्वी है हमारी, यहां पर उत्तरी ध्रुव है, यहां पर है दक्षिणी ध्रुव, और इस उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली एक लाइन है जिसको हमने कहा कि यह एक्सिस है। क्या है? एक्सिस है। पृथ्वी जो आज के स्वरूप में है, यह, इसको अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो जो पृथ्वी का आकार है यह कहीं उठा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है। इसे मान लें कि पृथ्वी, इससे अगर हम बनाएं ये पृथ्वी का स्वरूप है ना, तो हमने क्या किया है कि पृथ्वी को गोल करने के लिए, इस स्थिति को देखिए,
जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, यह स्टैंडर्ड हम लोगों ने ऐसा गोल मान लिया, लेकिन ऐसा है नहीं, यह कहीं बाहर निकला हुआ है, कहीं अंदर धंसा हुआ है। ये जो स्थिति बनी है ऐसी हमारी पृथ्वी है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड मानते हुए इसको हमने बीच वाला हिस्सा को ले लिया और ये बाहर से हमने इसको हटा दिया। मतलब कि कहीं यह धंसी हुई है, कहीं बाहर से है, तो इन दोनों को जो हमने प्लस माइनस करते हुए कि जहां धंसी हुई है वो और जो बाहर से है वो, ये दोनों को अगर मिला करके औसत निकाल दें तो हमारी पृथ्वी इस तरह दिखेगी। तो यह जो शेप है ना, इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड शेप। क्या बोलते हैं? जियोइड शेप। जियोइड शेप का मतलब होता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो पार्थिव है। पृथ्वी के जैसी ही है, इसके अलावा पृथ्वी पर दुनिया में कोई ऐसा शेप नहीं है जो पृथ्वी के समान हो। कई बार प्रश्न बच्चे कहते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है वो संतरा जैसा है, कोई बोलता है कि नहीं ये अंडा जैसा है, कोई बोलता है कि नहीं ये तो कोई और सेव जैसा है। तो ये जितना पृथ्वी ना अंडा है, ना सेव है, ना संतरा है, यह क्या है? एक इसका जो शेप है ये पार्थिव शेप है। या यूपीएससी ने कई बार इस प्रश्न को पूछ चुका है कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? पार्थिव है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोइड शेप। जियोइड शेप का मतलब है कि पृथ्वी कहीं धंसी हुई है, कहीं बाहर निकली हुई है। तो हमने इसको औसत ले लिया, जहां धंसी हुई है बाहर निकली है, तो हमने इसका एक स्टैंडर्ड, इसका औसत ले लिया और इस औसत के आधार पर हम लोगों ने क्या किया कि पृथ्वी का एक आकार डिजाइन कर लिया, जिसको हम गोलीय आकार के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। तो पृथ्वी का आकार कैसी है? जियोइड है। पृथ्वी में दो ध्रुव है, एक ये ध्रुव है, दूसरा ये ध्रुव है, और इस दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। एक्सिस एक ऐसा स्तंभ है जिसके चारों ओर पृथ्वी मूव कर रही है, जो नाचती है अपने अक्ष पर। अक्ष मतलब एक्सिस, या अपने अक्ष पर मूव अगर कर रही है तो यह हमारा एक्सिस है। अच्छा, एक्सिस जो है इसके ऊपरी हिस्सा जो है ये कहलाता है नॉर्थ पोल, और जो दक्षिण में है इसको बोलते हैं हम साउथ पोल। मतलब यह एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। अच्छा, यह जो है ना, ऐसा हम लोगों को लगता था कि पृथ्वी पर एक उत्तर ध्रुव है, एक दक्षिण ध्रुव है, लेकिन बाद में जब हमारा विज्ञान आगे बढ़ा ना, तो हम लोगों ने ये पाया कि पृथ्वी को जो हम लोग एक्सिस ये मान रहे थे ना, उस तरह से है नहीं। इसका जो वास्तविक एक्सिस है यहाँ से थोड़ा सा हट करके है, यानी कि यहाँ पर जो इसका स्थिति है ये यहाँ नहीं होकर यहाँ पर है, और ये इस तरह से झुकी हुई है। यह अपने अक्ष के साथ इसका एक झुकाव है, और इस झुकाव के कारण इसका जो स्थिति है ना वो अपने वास्तविक अक्ष से थोड़ा सा अलग है। तो जो अलग है ना, यह कुल कितना इसका झुकाव है? 23.5 डिग्री। अपने अक्ष पर यह कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष के साथ इसका झुकाव है। अगर मान लें कि यह इसका आधार है, तो अगर अपने अक्ष के साथ ये 23 झुकी हुई है, तो अपने आधार के साथ कितनी झुकी होगी? 66.5 डिग्री। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। कभी भी प्रश्नों का आंसर करते हुए घबराइएगा नहीं, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूछ क्या रहा है। अगर कभी प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है, तो आंसर इसका अक्ष के साथ कितना? अक्ष के साथ 23.5। और यदि प्रश्न कभी पूछा जाए कि अपने आधार के साथ कितनी झुकी हुई है, तो आधार के साथ 66.5 डिग्री इसका झुकाव है। ये आधार है, आधार के साथ इसका जो झुकाव है वो 66.5 है, और जो एक्सिस है इसके साथ 23.5। क्योंकि अगर हम इसको लंब माने तो ये टोटल 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री है तो अगर जिसका झुकाव 23.5 है अक्ष के साथ, तो जो बाकी जो रेस्ट एंगल है वो हमारा
66.5 डिग्री का है। तो जो पृथ्वी का आकार है वह पार्थिव है और दोनों ध्रुवों का मिलाने वाली जो लाइन है यह इसका एक्सिस है। हम लोगों को अब पृथ्वी के को 3 हिस्सों में हम लोग पढ़ेंगे। 3 हिस्सों में कहने का मतलब है कि इसको हम लोग एक बार देखेंगे कि पृथ्वी के सतह पर क्या क्या है, यहाँ पर क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के ऊपर में क्या है, और फिर पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में चल करके हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब कि हम लोग 3 हिस्सों में इसका पढ़ाई करने वाले हैं। एक ऊपर मतलब कि वायुमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर चलेंगे मतलब कि इसके आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना के बारे में। और जो तीसरा टॉपिक है ये सतह का है, और सतह पर हम पढ़ेंगे कि सतह पर यहाँ पर इसका जो सतह है, आधार है, वो किस प्रकार है, मतलब इसका उचावच कैसा है। उचावच का मतलब होता है कि ऊंचाई और गहराई कितनी कैसी है, कहीं समुद्र है कहीं पठार है। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे कि अक्षांश कैसे हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। नेक्स्ट देखेंगे देशांतरों के बारे में कि आखिर देशांतर क्या होता है, देशांतरों की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई, और देशांतर का वास्तविक जो कार्य है वो क्या हो सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके हम लोग इसका चीजों को पहले हम लोग सतह को देख लेते हैं, फिर आगे सतह से आगे की ओर हम लोग चलेंगे। पृथ्वी के सतहों के बारे में हमें पढ़ना है। ऐसा मान लें कि यह हमारी पृथ्वी है, इसका जो ऊपरी भाग है ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ हिस्सा है। अगर इसको हम लोग बीचों बीच एक लाइन खींच देना तो यह इसका डिवाइडर है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर, या इसी को हम विषुवत भी बोलते हैं। हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कि विषुवत क्या होता है या भूमध्य रेखा क्या होता है। हमें बस ये जानना है कि जो उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, अगर इसको बीचों बीच कोई लाइन मिला रही है ऐसे अंदर से, पृथ्वी एक सरफेस 3 डायमेंशनल है, और 3 डायमेंशनल में मैं आपको इसका थोड़ा सा फिगर दिखा करके बात करता हूं कि जो वास्तविक जो रूप है पृथ्वी का वो किस प्रकार से। एक्सिस, अगर आप इस फिगर को आप समझ पा रहे हैं तो आप इसको समझिए। देखिए ये जो हिस्सा है यह हमारा एक्सिस वाला हिस्सा है, यही हमारा एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है यह पृथ्वी के अंदर से होकर गुजर रही है। यह बीचों बीच, पृथ्वी एक गोलीय संरचना है, और गोलीय संरचना के अगर बीचों बीच अगर हम होल करके डाल दें किसी पेन को, किसी पिलर को, किसी रॉड को, तो यह जो रॉड है यह हमारा कहलाएगा एक्सिस। एक्सिस मतलब अक्ष कहलाएगा। और यह जो अक्ष है अब यह वास्तविक अक्ष नहीं है। ऐसा हम लोगों को लग रहा था कि इस तरह से इसकी उपस्थिति होगी, लेकिन जब बाद में रिसर्च हुए तो पता चला कि ऐसा है नहीं। यह जो एक्सिस है हम लोग जो समझ रहे थे ना, यहाँ से कुछ दूर है, यहाँ पर मौजूद है। तो जहां पर हम लोगों ने पहले जिस
जिस अक्ष को खोजा था इस अक्ष को हम बोलते हैं कि यह काल्पनिक है, ऐसा हमने कल्पना किया हुआ था, एक काल्पनिक अक्ष है। लेकिन जो अभी वास्तव में मौजूद है इसको हम बोलते हैं वास्तविक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा काल्पनिक अक्ष है, इस अक्ष से जो पृथ्वी का वास्तविक अक्ष की जो दूरी है यह 23.5 डिग्री के दूरी पर उपस्थित है। यानी कि जो हमारा एक्सिस है उस एक्सिस से जो झुकाव है पृथ्वी का वह झुकाव 23.5 डिग्री है। और यदि हम लोग इसको बीचों बीच एक लाइन खींच दें, इस पृथ्वी के बीचों बीच अगर कोई लाइन अगर हम खींचते हैं तो इस पृथ्वी के जो ऊपर वाला हिस्सा है यह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और इसके जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध है इसके साथ जो एक हमने जो लाइन खींचा, यही लाइन हमारा जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो विभाजित कर रही है इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा बोले, या फिर इसको हम इक्वेटर कह सकते हैं। कह सकते हैं इक्वेटर है। यह इक्वेटर मतलब इक्वल भाग में यह बांट रहा है, इसको दो भागों में इसको बांट दिया। तो पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा है यह उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला जो हिस्सा है यह दक्षिणी गोलार्ध। इक्वेटर के द्वारा यह डिवाइड किया गया। अब इन चीजों को समझिए। यह जो इक्वेटर है इसके साथ में जो हमारा एक्सिस है, यह एक्सिस कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? कुल 90 डिग्री का यह एंगल है। अब इधर कर लें या इधर कर लें, एक सीधा जो लाइन है वह 180 डिग्री का होता है। तो यह इसको अगर हम दो भागों में बांट दें तो 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर आ गया। तो इस 90 डिग्री को अगर हम यहाँ से देखें ना, ये जो हमारा वास्तविक जो हमारा काल्पनिक एक्सिस है, इस एक्सिस से जो हमारा वास्तविक वाला एक्सिस है इसकी अगर दूरी को देखें तो ये 23.5 डिग्री अलग है, झुका हुआ है। तो अगर कभी प्रश्न पूछे कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष के साथ कितनी झुकी हुई है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री। लेकिन अगर यही हम कहें कि यह अपने एक आधार तल से कितनी झुकी हुई है तो यह 66.5 डिग्री अपने आधार तल से इसका झुकाव है। एक्सिस से 23.5, आधार तल से 66.5, और पृथ्वी अपने इस एक्सिस पर मूव कर रही है, घूम रही है। और इसके घूमने के इसके पास दो गतियां हैं। पृथ्वी के पास कुल गतियां कितनी हैं? दो प्रकार की गतियां हैं। एक गति पृथ्वी के अगर हम गति पर बात करें तो गति कितना है? 2। इस गति को बोलते हैं हम घूर्णन गति कहें, या दूसरा हम इसको परिक्रमण गति कहें। घूर्णन अभी हमने बताया था कि घूर्णन अब बोलते हैं कि अगर अपने अक्ष पर घूम रहा है तब वह घूर्णन है, अगर चारों ओर घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तब वह परिक्रमण गति है। तो यह अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के भी चारों ओर घूमती है। जैसे मान लें कि यह हमारा सूर्य है और इसका एक परिपथ है, ऐसे कई ऐसे ग्रह हैं जो ये तीसरे स्थान पर हमारी जो पृथ्वी है यह घूम रही है। तो यह घूमते हुए ये जो चारों ओर घूम रही है ना, इसको हम बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलेंगे? परिक्रमण। ये रिवॉल्यूशन है। और यह अपने अक्ष पर जो मूव कर रही है ना, इसको बोलते हैं हम घूर्णन। तो पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां हैं, एक घूर्णन गति है और दूसरा परिक्रमण गति है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इधर से सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो इसका जो आधा भाग है इसमें उजाला दिख रहा है, यानी कि इधर दिन है, और जिधर ये लाइट नहीं जा रहा है उधर के भाग में अंधेरा है, इधर रात है। एग्जैक्ट टाइम पर हमारा जो इधर का 12 घंटा है और इधर का 12 घंटा, यह पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमने में कितना लगाती है? 24 घंटा में यह एक चक्र पूरा करती है,
तो इस एग्जैक्ट 24 घंटे में जो 12 घंटे का समय है इसमें दिन होता है और 12 घंटे में के समय में रात होता है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकते हैं। दिन और रात का जो अवधि है इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो हमें एक एक चीजों को अब देखना है, उसमें घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षांश, देशांतर। तो जो अगला क्लास होगा उसमें आप लोग पहले इस सारे टॉपिकों को साथ साथ पढ़ते जाइए। जो नोट्स है वह पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और जितना भी सूक्ष्मता से वो उसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। इसको एक एक जो एमसीक्यू है जहां से प्रश्न बनने वाले होते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम लोग एक एक करके बात करते चलेंगे और ये शॉर्ट पीरियड में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पूरे सेशन को हम लोग निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रश्न यहाँ से कवर हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं। आज पूरा इस नोट्स को पढ़िएगा और पढ़ करके कल के क्लास निश्चित रूप से अटेंड करिएगा। थैंक यू।